वाह, क्या बकवास है। पैसा भी नहीं मिलता और ये सब ड्रामा कर रहे हैं। वैसे उसकी बेटी बहुत सुंदर है, उसे लाकर कोठे पर बेच दो। एक कर्कश उबलती हुई आवाज के साथ एक बूढ़े आदमी का शरीर धूल भरे जमीन पर लुढ़क गया। यह जगह दिल्ली के चांदनी चौक का खारी बावली बाजार था। चारों ओर फैली हींग, अश्वगंधा और मुलेठी की तीखी सुगंध नाक में चुभ रही थी। यह दिल्ली का दशकों पुराना धड़कता हुआ दिल था, लेकिन आज इस गली में मन को शांत करने वाली जड़ी बूटियों की महक नहीं, बल्कि इंसान द्वारा इंसान को कुचलने पर पैदा होने वाली हिंसा की तीखी गंध फैली हुई थी। जमीन पर पड़ा व्यक्ति किशन लाल था, जिसने 40 से अधिक वर्षों से इस गली में किशन लाल जड़ी बूटी भंडार को संभाला था। उसके सामने गुंडों का सरगना राणा भैया अकड़कर खड़ा था। उसके कसे हुए काले कुर्ते के बटन टूटने को थे और गले में लटकी मोटी सोने की चेन उसकी ओछी इच्छाओं की तरह पीली चमक रही थी। अरे राणा भैया, कृपया ऐसा मत कीजिए। यह दुकान मेरी जान है। अगर मैं यहां से चला गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। किशन लाल ने राणा के पैजामे का कोना पकड़कर गिड़गिड़ाया। उसकी उंगलियों के हर जोड़ में जड़ी बूटियां काटने से पड़े कठोर निशान और मिट्टी की गहरी परत जमी हुई थी। लेकिन राणा ने ऐसे पैर झटके मानो कोई गंदी चीज छू गई हो। ओए बुढ़े, तेरी समझ में एक बार में बात नहीं आती क्या? जब बिल्डर मुआवजा दे रहा है तो ले और दफा हो जा यहां से। कहां अपने गंदे हाथों से मेरे महंगे कपड़े छू रहा है? राणा ने अपने जूते की एड़ी से किशन लाल के हाथ के पिछले हिस्से को कुचल दिया। हड्डी और मांस के दबने की एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली कड़क आवाज छोटी सी दुकान में गूंज उठी। आह! किशन लाल के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। आसपास के दुकानदार इकट्ठा हो गए और फुसफुसाने लगे, लेकिन किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। राणा के पीछे खड़े 3 भीमकाय गुंडे खतरनाक आंखों से चारों ओर घूर रहे थे। वे काले नाग गिरोह के थे, जो इस इलाके में पुनर्विकास के ठेकों को नियंत्रित करने वाले लकड़बग्घों का झुंड था। ध्यान से सुन, आज शाम तक अगर तूने कागजों पर अंगूठा नहीं लगाया तो कल तेरी दुकान का बोर्ड उखाड़ दूंगा और परसों तेरी बेटी को उठाकर किसी कोठे पर बेच दूंगा। क्या मेरी बात मजाक लग रही है? राणा खिलखिलाते हुए हंसा और झुककर किशन लाल के गालों को थपथपाया। डर और अपमान से किशन लाल की आंखें कांप उठीं। राणा को इस डर में मजा आ रहा था। एक कमजोर का एक ताकतवर के सामने यह आदिम भय ही एकमात्र नशा था जो उसे जिंदा होने का एहसास कराता था। तभी दुकान के प्रवेश द्वार पर लटका पुराना बांस का पर्दा हटा और एक ठंडी हवा अंदर आई। दोपहर की धूप को अपनी पीठ पर लिए एक साया दुकान के अंदर तक लंबा खिंच गया। रोशनी के कारण चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सिर्फ परछाई से ही एक अजीब खतरे का एहसास हो रहा था। सीधी तनी हुई टांगें, सुडौल कंधे और सबसे बढ़कर शोरगुल वाले बाजार में बिना किसी आहट के पास आने की उसकी चुप्पी राणा के मन में खटक रही थी। कौन है बे? धंधे का टाइम है, निकल यहां से। राणा का एक चेला, जो सबसे छोटा लग रहा था, पान चबाते हुए उस साये की ओर बढ़ा। उसने धमकी भरे अंदाज में उसे धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी पल वह साया हिला। तेज नहीं, बल्कि इतना स्वाभाविक कि वह तेज लगा ही नहीं। चेले का हाथ पहुंचने से पहले ही साये का हाथ सांप की तरह लिपट कर आया और चेले की कलाई पकड़ ली और बहुत हल्के से खट्ट आ चीख उस चेले के मुंह से निकली। हड्डी टूटी नहीं थी, बस जोड़ को उसकी सामान्य गति से थोड़ा ज्यादा मोड़ दिया गया था। लेकिन वह चेला ऐसे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। साया एक कदम अंदर आया। दुकान की ट्यूबलाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। कसकर एक छोटी में बंधे काले बाल, बिना किसी मेकअप के पीला चेहरा, एक साधारण बाजार के दुकानदार की बेटी जैसी दिखने वाली सादी पोशाक, लेकिन उसकी आंखें अलग थीं, गहरी, काली और भावनाओं से रहित। वे आंखें इस स्थिति को हिंसा से भरे दृश्य के बजाय सुलझाए जाने वाले डेटा की एक सूची के रूप में देख रही थीं। वह पूर्व सेना मेजर, भारतीय पैरा एसएफ विशेष बल की सदस्य काव्या सिंह थी। लगता है आज कचरा साफ करने का दिन है। काव्या के मुंह से निकला पहला शब्द सपाट था। न गुस्सा, न उत्तेजना, बस एक पेशेवर लहजा। इसी बात ने राणा को और भी ज्यादा नाराज कर दिया। ये कौन है बे? अरे ये तो इस बुढ़े की बेटी है।
शेर का बच्चा खुद ही अपनी मांद में चला आया। राणा ने एक नीच हंसी के साथ किशनलाल से पैर हटाया और काव्या की ओर मोड़ा। उसने काव्या को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए अपनी जुबान होठों पर फेरी। दिखने में तो बड़ी नाजुक है, लेकिन जोर बहुत है तुझमें। चल भैया, तुझे प्यार से समझाएगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही काव्या की नजरें तेजी से राणा की गर्दन, छाती के बीच और नीचे के हिस्से पर गईं और उसने हमले के बिंदुओं की गणना कर ली। दूरी 2 मीटर, दुश्मन 4, हथियार एक लोहे की रॉड, एक क्रिकेट बैट, 2 निहत्थे थे। खतरे का स्तर निम्न। काव्या के दिमाग में सामरिक निर्णय पैरा एसएफ के दिनों की सहज प्रवृत्ति की तरह एक पल में पूरा हो गया। उसने अपने पिता की ओर देखा। पिता के कुचले हुए हाथ को देखते ही उसके भावहीन चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। पिताजी, आप पीछे हट जाइए। काव्या सीधे अंदर चली गई। राणा, जो सोच रहा था कि वह डरकर पीछे हट जाएगी, का चेहरा बिगड़ गया। ये पागल हो गई है क्या? ओए, पकड़ो इसे। राणा के चिल्लाते ही पीछे खड़े 2 आदमी एक साथ दौड़े। एक ने क्रिकेट बैट जोर से घुमाया और दूसरे ने काव्या के बाल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। छोटी सी दुकान में बचने की कोई जगह नहीं दिख रही थी। क्रिकेट बैट हवा में घूमा। काव्या ने अपने शरीर को न्यूनतम कोण पर मोड़कर बैट से बचाव किया। हवा उसके बालों को छूकर गुजर गई। बस एक पल का अंतर था। उसने बचने की गति का उपयोग करते हुए बैट वाले आदमी की ओर झपट्टा मारा। धप की आवाज भी नहीं आई। काव्या के हाथ का किनारा उस आदमी की बगल के नीचे नसों के घने जाल वाले संवेदनशील बिंदु पर सटीक रूप से लगा। पूरे हाथ में लकवा मारने से उस आदमी ने बैट गिरा दिया। उसी समय काव्या ने नीचे झुकते हुए दूसरे आदमी के घुटने के पीछे अपने पैर के पंजे से मारा, जो उसके बाल पकड़ने की कोशिश कर रहा था। संतुलन खोकर लड़खड़ाते हुए आदमी का कॉलर पकड़कर काव्या ने उसे दुकान के एक काउंटर पर फेंक दिया। खचाक! सूखे आंवलों से भरी टोकरियां बिखर गईं और लाल फल चारों ओर फैल गए। 3 लोगों को काबू करने में सिर्फ 10 सेकंड लगे। अब दुकान में सिर्फ राणा और काव्या बचे थे। राणा के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो गया। उसने सहज रूप से अपनी पिछली जेब पर में रखा हुआ रामपुरी चाकू निकाल लिया। चांदी का ब्लेड ट्यूबलाइट की रोशनी में ठंडा चमक रहा था। ओए नागिन कहीं की! चाकू लिए राणा गुस्से से फुफकार रहा था, लेकिन काव्या की पलक भी नहीं झपकी। उसके लिए इस तरह का अनाड़ी चाकूबाजी बच्चों के खिलौने से भी बदतर था। यहां कोई सीसीटीवी नहीं है, काव्या ने धीरे से कहा। जानता है इसका क्या मतलब है? उसने धीरे धीरे अपने चमड़े के दस्ताने ठीक किए। दस्तानों के हाथ में कसने की आवाज असामान्य रूप से जोर से सुनाई दी। इसका मतलब है कि अगर मैं तुझे यहां अधमरा भी कर दूं तो कोई सबूत नहीं होगा। क्या? क्या? राणा ने घबराकर चाकू घुमाया। एक अनाड़ी चाल। काव्या उस चाकू से बची नहीं, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ गई। चाकू का ब्लेड उसकी गर्दन को छूने से ठीक पहले काव्या के बाएं हाथ ने राणा की कलाई पकड़ ली। एक स्टील जैसी पकड़। राणा को लगा जैसे उसकी कलाई की हड्डी टूट रही है। उफ! आह! चुप रहे, पिताजी डर जाएंगे। काव्या ने राणा की कलाई मोड़कर चाकू गिरा दिया और फिर उसकी बाह को पीछे की ओर मोड़कर उसे काबू कर लिया। जबरदस्ती घुटनों के बल झुकाए गए राणा का चेहरा दुकान की धूल भरी जमीन में धंस गया, ठीक उसी तरह जैसे कुछ देर पहले किशनलाल के साथ हुआ था। काव्या ने अपना मुंह राणा के कान के पास ले जाकर कहा, मैं चेतावनी दे रही हूं, मेरे पिता की दुकान से अभी दफा हो जा, और अगर एक बार भी इस इलाके में दोबारा दिखा। काव्या के हाथ में थोड़ा और जोर आया। कड़क! राणा के कंधे का जोड़ चीख उठा। तो सिर्फ एक जोड़ से काम नहीं चलेगा। जो पैसा तुझे इतना पसंद है वह सब अस्पताल के बिल में खर्च करवा दूंगी। काव्या ने उसकी बाह को बेरुखी से छोड़ दिया। जमीन पर पड़ा राणा दर्द से छटपटा रहा था और हाँफ रहा था। बाहर भागे हुए उसके चेले लंगड़ाते हुए अंदर आए और उसे सहारा दिया। देख लूंगा तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, राणा ने गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी थीं। काले नाग गिरोह के भागते हुए सदस्यों को देखकर बाजार के दुकानदारों ने राहत की सांस ली। काव्या के कपड़े अस्त व्यस्त नहीं थे, उसे खुद को संवारने की भी जरूरत नहीं थी। उसने जमीन पर गिरे अपने पिता के चश्मे को उठाया और धीरे धीरे मुड़ी। किशनलाल अविश्वास भरी नजरों से अपनी बेटी को देख रहा था। सेना में जा रही हूं कहकर घर से निकली बेटी, जो त्योहारों पर कभी कभार ही दिखती थी और जो हमेशा चुपचाप रहती थी, आज एक दैत्य बनकर लौटी थी। लेकिन इस बात से
कि वह दैत्य उसकी अपनी बेटी है, एक अजीब सी राहत और दुख एक साथ उमड़ आया। काव्या, उठिए पिताजी, दुकान समेटनी है। काव्या ने अपने पिता का मिट्टी से सना हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। उसका हाथ गर्म था, लेकिन पकड़ी हुई उंगलियों के सिरों पर महसूस होने वाली हल्की सी कंपन बता रही थी कि उसके शरीर में अभी भी लड़ाई का असर बाकी था। काव्या ने जमीन पर बिखरे आंवलों को देखकर सोचा, यह सिर्फ एक धमकी नहीं है, यह संगठित और योजनाबद्ध है। वे फिर से आएंगे और भी क्रूर तरीकों से। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। यह वही निगाह थी जो पैरा एसएएफ के दिनों में ऑपरेशन ब्रीफिंग सुनते समय होती थी। आज जो हुआ वह महज एक घटना नहीं थी, यह एक युद्ध की शुरुआत थी। काव्या ने अपनी जेब से स्मार्टफोन निकाला। थोड़ी देर पहले की स्थिति पहले से चालू रिकॉर्डिंग ऐप में पूरी तरह से दर्ज हो गई थी, लेकिन यह काफी नहीं था। ये कानून के शिकंजे से बचने वाले लोग हैं, कानून से भी ज्यादा डरावनी चीज। जिस चीज से वे सबसे ज्यादा डरते हैं उसका इस्तेमाल करना होगा। मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया जाल बिछाऊंगी, काव्या ने खुद से बुदबुदाया। जो शब्द तुमने कहे हैं वे तुम्हें वापस मिलेंगे। जड़ी बूटियों की दुकान के बाहर देर दोपहर की धूप लंबी खिंच गई थी। बाजार के शांतिपूर्ण दृश्य के पीछे काव्या की परछाई एक शिकारी की तरह गहरी और काली पड़ रही थी, जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। चांदनी चौक की पुरानी गलियों में अब एक नई हवा बहने लगी थी, एक ऐसी हवा जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। खून की गंध को दबा देने वाली एक बहुत ही जहरीली और क्रूर शिकार की हवा। चांदनी चौक की सुबह उम्मीद से पहले आ गई। सुबह के 4 बजे, जब अंधेरा अभी पूरी तरह से छांटा भी नहीं था, जड़ी बूटियों से लदे ट्रक खड़खड़ाते हुए, शोर मचाते हुए गलियों में घूमने लगे। यह जीवन का एक ऐसा जीवंत और संघर्षपूर्ण दृश्य था कि कल दोपहर का हंगामा एक झूठ जैसा लग रहा था, लेकिन किशन लाल जड़ी बूटी भंडार के अंदर का माहौल भारी था। टूटे हुए कांच के टुकड़ों को समेटते और बिखरे हुए आंवलों को छांटते हुए किशन लाल लगातार आहें भर रहा था। वह झाड़ू लिए अपनी बेटी के हाथ को तिरछी नजर से देखते हुए बेचैनी छिपा नहीं पा रहा था। काव्या बेटी, तू यहां से चली जा। मैंने सेना में बड़े बड़े अफसरों की सुरक्षा की है, लेकिन ये लोग अलग हैं। ये कानून या सामान्य ज्ञान कुछ नहीं मानते। कल जो आया था राणा, वह बिना पलक झपकाए किसी को भी जिंदा दफना सकता है। काव्या चुपचाप झाड़ू लगाती रही। पैरा एसएफ के दिनों में उसने इंसान द्वारा महसूस किए जा सकने वाले चरम भय और पीड़ा को अनगिनत बार देखा था। राणा जैसे लोग ठेठ गुंडे थे, जो ताकतवर के सामने गिड़गिड़ाते थे और कमजोर पर जुल्म करते थे। लेकिन पिता के लिए ऐसी व्याख्या का कोई मतलब नहीं था। पिता को जिस चीज का डर था वह बेटी की सुरक्षा थी। पिताजी, मैंने सेना छोड़ दी है, अब मेरे पास जाने के लिए कोई यूनिट नहीं है। काव्या ने टूटे हुए कांच के टुकड़ों को अखबार में लपेटते हुए सपाट रूप से कहा, और भाग जाने से समस्या हल नहीं होगी। अगर हम चले गए तो पड़ोस वाले शर्मा अंकल की दुकान का क्या होगा? सामने वाली दादी की सब्जी की दुकान का क्या होगा? क्या वे लोग उन्हें छोड़ देंगे? किशन लाल चुप हो गया। काव्या की बात सही थी। राणा के नेतृत्व वाला काले नाग गिरोह पुनर्विकास की सहमति लेने के नाम पर दुकानदारों को लगातार परेशान कर रहा था। कुछ दुकानें पहले ही कौड़ियों के दाम बेचकर रातों रात खाली हो गई थीं। जो बचे थे वे ज्यादातर बूढ़े लोग थे जिनका और कोई ठिकाना नहीं था। चिंता मत कीजिए, मैं ताकत की लड़ाई नहीं लड़ूंगी, मैं वह करूंगी जिसमें मैं सबसे अच्छी हूं। काव्या ने दुकान के कोने में रखे पुराने टेलीविजन को चालू किया। समाचारों में लगातार जघन्य घटनाओं की रिपोर्टें आ रही थीं। उसकी आंखें टेलीविजन स्क्रीन पर थीं, लेकिन उसका दिमाग पहले ही पूरे चांदनी चौक को एक नक्शे की तरह फैला चुका था और ऑपरेशन क्षेत्र निर्धारित कर रहा था। प्रवेश के रास्ते पूर्व और उत्तर में 2 हैं। गाड़ियों के लिए केवल उत्तर का रास्ता खुला है। वे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वैन का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए उत्तर को मुख्य मार्ग बनाएंगे। दुकान के आसपास की गलियां लगभग 5 मीटर चौड़ी हैं। संकरी और भूल भुलैया जैसी बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ हमला करने के लिए यह इलाका प्रतिकूल है। काव्या के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। घात और टुकड़ों में तोड़ने के लिए यह सबसे अनुकूल इलाका है। उसने अपनी जेब से स्मार्टफोन निकालकर कहीं संदेश भेजा। डिलीवरी का अनुरोध है, सूची हमेशा की तरह है, प्राप्त करने का स्थान चांदनी चौक, दिल्ली। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा जवाब आया। पुष्टि हुई, आज दोपहर 2 बजे पहुंचेगा।
काव्या ने अपने पिता से कहा कि उसे कहीं जाना है और दुकान से निकल गई। उसके कदम बाजार के प्रवेश द्वार पर एक हार्डवेयर की दुकान और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान की ओर बढ़े। पुरानी काम वाली पोशाक पहने, उसका पूरा नी आग की इन तक करे को आपको बंद है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का मालिक एक आवर्धक लेंस लगाकर रेडियो ठीक कर रहा था। चाचा जी, क्या आपके पास बहुत छोटे माइक्रोफोन, लेंस और उच्च क्षमता वाली बैटरी मिल सकती है? और हाँ, एक रिमोट ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल भी। दुकान के मालिक ने काव्या को एक अजीब नजर से देखा। बिटिया, तुम्हें इन चीजों की क्या जरूरत है? आजकल ये सब बेचना मना है। काव्या ने पैरा एसएफ के दिनों में सीखी हुई एक मिलनसार नागरिक जैसी मुस्कान दी। पिताजी की जड़ी बूटियों की दुकान है। आजकल चोर बिल्लियां बहुत आने लगी हैं। बस उनके बिल पर नजर रखने के लिए इंटरनेट पर बहुत महंगा और जटिल था, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूं। चोर बिल्लियां शब्द सुनकर दुकान का मालिक हंसा और दराज खंगालने लगा। बिल्ली पकड़ने के लिए ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल? खैर, कुछ चाइनीज माल पड़ा है, पर गारंटी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ठीक कर लूंगी। काव्या ने जरूरी पुर्जों को एक काले प्लास्टिक के थैले में डाला और दुकान पर लौट आई। दुकान के पिछले कमरे में, जहां बचपन में उसकी छोटी सी मेज थी, पुर्जे बिखेर दिए गए। सोल्डरिंग आयरन पकड़े काव्या के हाथ तेजी से चलने लगे। वह पैरा एसएफ में भी उपकरण संचालन, तात्कालिक विस्फोटक उपकरण बनाने और सुनाने के उपकरण स्थापित करने में माहिर थी। घटिया चीनी पुर्जे उसके हाथों से गुजरकर सैन्य ग्रेड के उपकरणों की तरह उच्च प्रदर्शन वाले निगरानी उपकरणों में बदल रहे थे। बटन के आकार का कैमरा लेंस, पेन की रिफिल में फिट होने वाला छोटा माइक्रोफोन और एक बिजली आपूर्ति इकाई जो बाजार की गली के पुराने स्ट्रीट लाइट सेंसर से बिजली खींच सकती थी। दोपहर 2 बजे एक कुरियर की मोटरसाइकिल दुकान के सामने रुकी। डिलीवर किए गए बॉक्स में वे विशेष उपकरण थे जिनका उसने अनुरोध किया था। एक नाइट विजन गॉगल जिसमें थर्मल सेंसर था और एक बोन कंडक्शन ईयरफोन जो हड्डियों के कंपन के माध्यम से ध्वनि संचारित करता था। ये सेवा के दौरान इस्तेमाल किए गए उपकरणों जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन आम बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम थे। तैयारी पूरी हो गई। काव्या ने रात का इंतजार किया। रात के 12 बजे बाजार की सभी बत्तियां बुझ गईं और सन्नाटा छा गया। बंद शटर वाली दुकानों के बीच केवल स्ट्रीट लाइट की रोशनी टिमटिमा रही थी। एक काले ट्रैक सूट, काली टोपी और मास्क पहने काव्या अंधेरे में छिप गई। वह बिना आवाज किए छत पर चढ़ गई। यह एक पुरानी स्लेट की छत थी, लेकिन जहां उसने पैर रखा वहां से एक भी टाइल टूटने की आवाज नहीं आई। एक बिल्ली की तरह नहीं, एक साये की तरह वह बाजार की गलियों को देखते हुए आगे बढ़ी। उसने मुख्य चौराहों पर पहले से बनाए गए आंख और कान लगा दिए। उस पान की दुकान के सामने वाली बेंच के नीचे, जहां राणा के गुंडे अक्सर सिगरेट पीते थे, उस खाली प्लॉट के बिजली के खंभे के ऊपर, जहां वे अपनी गाड़ियां पार्क करते थे, और अपने पिता की दुकान के साइन बोर्ड की दरार में कैमरे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, वे मोशन डिटेक्टर से जुड़े थे ताकि अगर कोई पास आए तो काव्या के स्मार्टफोन पर तुरंत एक अलर्ट आ जाए। काम लगभग खत्म होने वाला था। गली के कोने से कुछ फुसफुसाहट की आवाजें आईं। काव्या ने सहज रूप से खुद को नीचे किया और छत के छज्जे के नीचे छिप गई। अरे भैया, ये सब बकवास है, सीधे आग लगा देते हैं, किस्सा ही खत्म। चुप कर बे, आग लगाते हुए पकड़े गए तो हम सब फंस जाएंगे। राणा भैया ने जो कहा है वही कर, बस डराना है, डराना। आज रात कुछ और खिड़कियां तोड़ दो और दुकान के सामने थोड़ा कचरा फेंक दो। ये कल वाले ही राणा के गुंडे थे। प्लास्टर वाला आदमी नहीं था, लेकिन 2 नए चेहरे जुड़ गए थे। कुल मिलाकर 4 लोग। उनके हाथों में क्रिकेट बैट और काले प्लास्टिक के थैले थे। थैलों से सड़े हुए खाने की बदबू आ रही थी। ये लोग किशन लाल जड़ी बूटी भंडार की ओर जा रहे हैं। काव्या की आंखें ठंडी पड़ गईं। वह छत से सीधे नीचे कूदी। उसका काव्या की आंखें काव्या में तात वह खत्ती। लैंडिंग पॉइंट उन लोगों के रास्ते के ठीक पीछे एक कूड़े के ढेर के पीछे था। थप, एक बहुत ही हल्की आवाज थी, लेकिन रात के सन्नाटे में यह जोर से सुनाई दी। क्या था? सबसे पीछे चल रहे आदमी ने सिर घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ओए सोनू, क्या हुआ तुझे? नहीं, अभी कुछ आवाज आई थी। चूहा होगा, डर मत और चल। जैसे ही वे लोग फिर से चलने लगे, सबसे पीछे वाले सोनू का मुंह किसी के हाथ से बंद कर दिया गया। ओफ,
वह काव्या थी। उसने सोनू की गर्दन पकड़कर उसे चुपचाप पीछे खींच लिया। यह पैरा एसएफ के दिनों में अनगिनत बार दोहराई गई संतरी हटाने की तकनीक थी। सोनू एक चीख भी नहीं निकाल पाया और गली के अंधेरे कोने में खींच लिया गया। काव्या ने सोनू की छाती के बीचों बीच सटीक रूप से प्रहार किया। सांस रुकने से सोनू की आंखें पलट गईं और वह जमीन पर गिर गया। काव्या ने उसे बेहोश करने के बाद उसकी जेब से उसका फोन निकाला। कोई लॉक नहीं था। कॉल लॉग और संदेश। काव्या की उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलीं। प्रेषक राणा भैया। संदेश, ओए, किशन लाल की दुकान पर काम पक्का करना। सीसीटीवी नहीं है, कंफर्म कर लिया है, तो चेहरा दिख भी जाए तो कोई बात नहीं, बस तोड़ फोड़ कर देना। और हां, अगर वो लड़की मिले तो उसके चेहरे पर एक निशान जरूर बना देना, तभी उसे अक्ल आएगी। मिल गया। काव्या के होंठों पर एक मुस्कान आई। यह एक निर्णायक सबूत था। इस बात का सबूत कि पुनर्विकास बिल्डर के इशारे पर संगठित हिंसा हो रही है। उसने संदेश की सामग्री को अपने फोन पर भेज दिया और स्क्रीनशॉट ले लिया। तभी आगे चल रहे लोगों ने अपने साथी के गायब होने पर ध्यान दिया। ओए, सोनू कहां गया? ये साला पेशाब करने गया है क्या? 3 आदमी गली में वापस आने लगे। टॉर्च की रोशनी बेतरतीब ढंग से नाच रही थी और अंधेरे को चीर रही थी। काव्या ने बेहोश सोनू को कूड़े के ढेर में धकेल दिया और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। वे लोग पास आ गए। ये साला यहीं सो तो नहीं गया? एक आदमी कूड़े के ढेर की ओर आया। उसकी टॉर्च की रोशनी उस दीवार की ओर चमकने वाली थी जहां काव्या छिपी थी। तभी खट्टो, विपरीत छत पर एक पत्थर गिरा। यह काव्या ने फेंका था। वहां है। उन लोगों की नजरें एक साथ छत की ओर गईं। उसी पल काव्या अंधेरे से बाहर निकली। धड़ाम। सबसे नजदीक वाले आदमी की ठोड़ी पर काव्या की कोहनी लगी। वह आदमी बिना आवाज निकाले वहीं बेहोश हो गया। कौन है? बचे हुए 2 लोगों ने घबराकर बैठ घुमाए, लेकिन अंधेरा काव्या का दोस्त था। उसे बिना नाइट विजन गॉगल्स के भी अंधेरे में चीजों को पहचानने का प्रशिक्षण मिला था। वहीं अचानक हुए हमले से घबराए हुए लोग हवा में ही हाथ पैर मार रहे थे। काव्या उन लोगों की टांगों के बीच से नीचे की ओर झुकी। कड़क, टखने की हड्डी पर सटीक रूप से मारा गया एक लो किक। आह! एक आदमी चीखते हुए नीचे बैठ गया। काव्या ने बिना देर किए उस आदमी के घुटने के पीछे पैर रखकर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके कान में फुसफुसाया, जाकर कह देना। काव्या की आवाज नरक से आती हुई किसी भूत की आवाज की तरह ठंडी थी। रात में सड़क पर संभल कर चलें और उसने गिरे हुए आदमी का कॉलर पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। उस आदमी की आंखों में डर भरा हुआ था। कल से सांस लेने के लिए भी मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। मैं तुम लोगों की हर हरकत पर नजर रख रही हूं। काव्या ने उस आदमी को जमीन पर पटक दिया और फिर अंधेरे में गायब हो गई। जब तक उन लोगों ने होश संभाला और टॉर्च जलाई, तब तक एक काली बिल्ली दीवार के ऊपर से गुजर रही थी। अगली सुबह चांदनी चौक में हड़कंप मच गया। किशन लाल जड़ी बूटी भंडार के सामने खाने का कचरा फेंकने के बजाय काले नाग गिरोह के 4 सदस्य दुकान के पास एक गली में रस्सी से कसकर बंधे हुए पाए गए। उनके गले में ब्रश से लिखे हुए गत्ते के टुकड़े लटके हुए थे। मैं एक लाचार बूढ़े को धमकाने और हिंसा करने वाला नीच हूं। मैं अवैध वसूली और गुंडागर्दी करने वाला कचरा हूं। काम पर आते हुए दुकानदार इकट्ठा हो गए और फुसफुसाने लगे। किसी ने संतोष जताते हुए तालियां बजाईं तो कोई काले नाग के बदले के डर से चिंतित था। जब राणा घटना स्थल पर पहुंचा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था और फटने वाला था। ये किस? राणा ने बंधे हुए एक चेले के पेट में लात मारी। इस तरह पिटकर पड़े हो, शर्म नहीं आती? तभी किशन लाल जड़ी बूटी भंडार का दरवाजा खुला और काव्या बाहर आई। उसके एक हाथ में गर्म मसाला चाय का कप था। सुबह की धूप में निकली उसकी छवि पिछली रात की कातिल से बिल्कुल अलग थी। वह बहुत शांत और ताजा दिख रही थी। काव्या की नजरें गुस्से से उबलते राणा से मिली। उसने चाय का कप उठाते हुए होठों से कहा, स्वादिष्ट है। राणा के सब्र का बांध टूट गया। उस कुतिया को पकड़ो, अभी पकड़कर लाओ। राणा जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन काव्या ने पहले ही गणना कर ली थी। अभी सुबह के 8 बजे हैं। काम पर आते दुकानदार और सब्जी खरीदने आई दादी नानी से बाजार भरा हुआ है। देखने वाले बहुत हैं। राणा के गुंडे जैसे ही उस पर आते हैं, झपटने लगे। काव्या ने जानबूझकर घबराने का नाटक करते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया और उसने उन लोगों को उस कोण पर लालच दिया जहां उसने अपना छोटा कैमरा लगाया था
यानी मंच के केंद्र में। बचाओ, गुंडे मार रहे हैं। काव्या की चीख कमजोर थी, लेकिन बाजार में साफ साफ गूंज उठी। आसपास के दुकानदार इकट्ठा होने लगे। अरे, ये लोग फिर शुरू हो गए। दिन दहाड़े एक औरत के साथ ये क्या कर रहे हैं? जनमत तुरंत गर्मा गया, लेकिन राणा रुका नहीं। उसकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। सब हटो, आज इस कुतिया की टांगें नहीं तोड़ी तो मेरा नाम राणा नहीं। राणा ने एक लोहे की रॉड उठाकर काव्या की ओर दौड़ा। रिकॉर्डिंग पूरी, वीडियो सुरक्षित, विशेष हमला करने का प्रयास, धमकी, काम में बाधा। काव्या की आंखें ठंडी चमक उठीं। लोहे की रॉड का रास्ता उसकी आंखों में धीमी गति की फिल्म की तरह दिख रहा था। वह बची नहीं। इसके बजाय उसने कोण को थोड़ा समायोजित किया ताकि रॉड उसके कंधे को हल्के से छू जाए। धप, एक भारी आवाज के साथ काव्या ने एक नाटकीय अंदाज में पीछे गिरते हुए अभिनय किया। आह काव्या! दुकान के अंदर से किशन लाल चिल्लाते हुए बाहर आया। दुकानदार भी घबराकर चिल्लाए। मार दिया, उस राणा ने उसे मार दिया। गिरी हुई काव्या दर्द से कराहने का नाटक करते हुए जमीन पर लुढ़की, लेकिन उसके हाथ ने चुपके से जमीन से थोड़ी मिट्टी उठा ली और गिरने के कोण से ही दिखाई देने वाले नाले के छेद में, जहां उसने एक कैमरा छिपाया था, उसकी ओर आंख मारी। अब खेल शुरू हुआ है। राणा, तुमने अभी अभी एक ऐसी नदी पार की है जहां से लौटना नामुमकिन है। राणा को यह देखकर झटका लगा कि उसने सच में रॉड चला दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। नाटक मत कर, उठ। उठती है या नहीं? जैसे ही उसने फिर से रॉड उठाई, बाजार के प्रवेश द्वार से सायरन की आवाज आई। पुलिस आ गई। किसी की चीख पर राणा का चेहरा बिगड़ गया, लेकिन काव्या जानती थी कि इस इलाके के कुछ पुलिस वाले राणा से मिले हुए हैं। सिर्फ पुलिस के आने से मामला खत्म नहीं होगा, इसलिए उसने एक और योजना बनाई थी। पुलिस की गाड़ी के पीछे एक युवक कैमरा लिए हुए हांफता हुआ दौड़ रहा था, जिसके कैमरे पर लाइव का बोर्ड लगा था। यह वही प्रसिद्ध यूट्यूबर चांदनी चौक का रक्षक था, जिसे काव्या ने कल शाम गुमनाम रूप से सूचना दी थी। ब्रेकिंग न्यूज, चांदनी चौक में गुंडों का हंगामा लाइव। स्मार्टफोन की स्क्रीन पर दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। राणा का हिंसक रूप बिना किसी लाग लपेट के पूरे देश के दर्शकों को लाइव दिखाया जा रहा था। काव्या ने जमीन पर पड़ी हुई, मुंह से खून बहने का नाटक करते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी। उसके बिछाए हुए मकड़जाल में एक बड़ा शिकार फंस गया था। दिल्ली के एक निजी अस्पताल के कमरे में एक पुराना ह्यूमिडिफायर छक छक की आवाज के साथ सफेद भाप छोड़ रहा था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी काव्या सिंह ने गले में पट्टी बांध रखी थी और हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर से देखने पर वह हमले की शिकार एक कमजोर मरीज लग रही थी, लेकिन कंबल के नीचे छिपी उसकी उंगलियां लगातार स्मार्टफोन की स्क्रीन पर चल रही थीं। हाँ रिपोर्टर साहब जी, कुछ दिनों से लगातार धमकियां मिल रही थीं। कह रहे थे कि पिताजी की जिंदगी भर की कमाई इस दुकान को जला देंगे। काव्या ने फोन पर पत्रकार से कांपती हुई आवाज में अभिनय किया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं और वह लैपटॉप की स्क्रीन पर आ रही लाइव प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर रही थीं। प्रसिद्ध इंटरनेट प्रसारक चांदनी चौक का रक्षक द्वारा प्रसारित वीडियो ने धूम मचा दी थी। व्यूज की संख्या पहले ही 10 लाख पार कर चुकी थी और विभिन्न इंटरनेट समुदायों में राणा के गिरोह और उसका बचाव करती दिख रही पुलिस की आलोचना करने वाले पोस्टों की भरमार थी। विषय: चांदनी चौक गुंडागर्दी मामला। क्या यह सच है? सामग्री: दिन दहाड़े लोहे की रॉड लेकर एक महिला को पीटने वाले गुंडे अभी भी दिल्ली के बीचों बीच मौजूद हैं। पुलिस क्या कर रही है? कमेंट सेक्शन गुस्से का ज्वालामुखी बन गया था। काव्या की योजना के अनुसार जनमत जंगल की आग की तरह फैल गया था। उसने कॉल खत्म करते ही तुरंत अगले चरण पर काम शुरू कर दिया। वह संदेश जो उसने कल रात राणा के गुंडे सोनू के फोन से निकाला था और बाजार की गली के नाले में छिपाए गए रिकॉर्डर से निकाली गई ऑडियो फाइल, उसने एक गुमनाम सूचना कार्यक्रम चलाया। प्रेषक की जानकारी को कई बार घुमाकर एक विदेशी सर्वर के माध्यम से भेजा गया। अब दूसरा राउंड शुरू। राणा, अब तुम्हारे लिए सांस लेना भी दर्दनाक होगा। उसी समय स्थानीय पुलिस थाने के क्राइम ब्रांच कार्यालय में राणा ने पूछताछ कक्ष की मेज पर मुक्का मारा। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर हूं, मैंने उसे नहीं मारा, वह खुद आकर टकराई थी। वह बहुत बड़ी नौटंकीबाज है। सामने बैठा जांच अधिकारी परेशान होकर सिर खुजला रहा था।
वह उन भ्रष्ट पुलिस वालों में से था जो राणा से नियमित रूप से हफ्ता लेते थे, लेकिन यह मामला इतना बड़ा हो गया था कि वह इसे दबा नहीं सकता था। अरे राणा, आवाज नीचे कर। बाहर पत्रकार खड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो इतना साफ है कि कुछ नहीं किया जा सकता। लोहे की रॉड लेकर दौड़ते हुए साफ दिख रहा है। जज इस पर विश्वास करेगा क्या? तो अब मैं क्या करूं? ऐसे ही हवालात में जाऊं? बिल्डर साहब को पता चला तो वह मुझे मार डालेंगे। इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और फाइलों के ढेर से मेज को थपथपाया। फिलहाल मैं तुम्हें जमानत पर छुड़वा रहा हूं, लेकिन कुछ समय के लिए चूहे की तरह शांत रहना। पीड़िता से समझौता करो और जब तक जनमत शांत न हो जाए दुकान के पास भी मत फटकना। राणा गुस्से से बड़बड़ाता हुआ थाने से बाहर निकला। जैसे ही वह मुख्य द्वार से बाहर आया, कैमरे के फ्लैश बिजली की तरह चमके। राणा जी, क्या आप हमले के आरोप को स्वीकार करते हैं? क्या यह सच है कि आपको बिल्डर ने भेजा था? क्या आप पीड़िता से माफी मांगेंगे? पत्रकारों के सवालों की बौछार हो गई। राणा ने अपने कपड़ों से चेहरा ढक लिया और तैयार खड़ी एक काली गाड़ी में तेजी से बैठ गया। दरवाजा बंद होते ही उसने ड्राइवर की सीट पर बैठे अपने चेले के सिर पर एक थप्पड़ मारा। ओए, चल क्यों नहीं रहा? जल्दी भगा। जैसे ही गाड़ी थाने से बाहर निकली, राणा ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। गुस्सा और डर की मिलीजुली भावना उसे जकड़ रही थी। तभी उसका फोन बजा। कॉलर सेठ मल्होत्रा, पुनर्विकास बिल्डर था। राणा ने एक घूंट थूक निगला और सावधानी से फोन उठाया। जी सेठ जी। फोन के दूसरी तरफ से आई आवाज ठंडी थी। राणा, तुमने काम तो बड़ा कलात्मक ढंग से किया है। पूरे देश में हमारे प्रोजेक्ट का विज्ञापन कर रहे हो क्या? सेठ जी, वो उस कुतिया ने जाल बिछाया था। मैं बेकसूर। चुप, तुरंत ऑफिस पहुंचो। अगर मेरे सामने एक और बहाना बनाया तो तेरी जुबान खींच लूंगा। फोन कट गया। राणा ने फोन जमीन पर फेंक दिया। आह काव्या सिंह, उस कुतिया को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। राणा को यह नहीं पता था कि जिस गाड़ी में वह बैठा है उसके रियर व्यू मिरर के अंदर एक मटर के दाने जितना छोटा सुनने का उपकरण लगा हुआ है और यह सारी बातचीत अस्पताल में लेटी काव्या सुन रही है। काव्या ने ईयरफोन लगाकर एक हल्की सी मुस्कान दी। सेठ मल्होत्रा, आखिरकार असली खिलाड़ी सामने आ ही गया। उसने मरीज के कपड़ों के ऊपर एक मोटी हुडी पहन ली। रात गहरी हो चुकी थी। अस्पताल के स्टाफ और मरीज सब सो चुके थे। काव्या ने कुशलता से ड्रिप की सुई निकाली और खिड़की खोली। यह तीसरी मंजिल थी, लेकिन उसके लिए यह एक नीची दीवार की तरह थी। पाइप के सहारे नीचे उतरते हुए उसका शरीर एक फुर्तीली जंगली बिल्ली जैसा था। उसका गंतव्य वह व्यावसायिक इमारत थी जहां बिल्डर का ऑफिस था। काव्या ने टैक्सी लेने के बजाय सुनसान गलियों का रास्ता चुना और दौड़ पड़ी। पैरा एसएफ के दिनों में पूरे साजो सामान के साथ पहाड़ी दौड़ लगाने की उसकी सहन शक्ति अभी भी वैसी ही थी। बिना हाफे वह बिल्डर के ऑफिस की इमारत के पीछे पहुंची और परिचित अंदाज में इमारत की संरचना को स्कैन किया। पुरानी व्यावसायिक इमारत होने के कारण सुरक्षा ढीली थी। मुख्य द्वार पर गार्ड ऊंघ रहा था और सीसीटीवी कैमरों में कई ब्लाइंड स्पॉट थे। काव्या ने गैस पाइप के सहारे दूसरी मंजिल की खिड़की से अंदर प्रवेश किया। ऑफिस में अंधेरा था, लेकिन बिल्डर के कमरे के दरवाजे की दरार से हल्की रोशनी आ रही थी। काव्या ने दरवाजे पर कान लगाने के बजाय दीवार पर एक बोन कंडक्शन सुनने का उपकरण लगाया। राणा, अगर तू यह मामला नहीं सुलझा पाया तो सारा हरजाना भरकर दफा हो जा, समझा? यह मल्होत्रा की आवाज थी। बस एक और मौका दीजिए सेठ जी। वह औरत अस्पताल में भर्ती है ना? आज रात लड़कों को भेजकर बस थोड़ा डरा धमका देता हूं। समझौते के कागज पर अंगूठा लगवाना ही तो है। पागल हो गया है क्या? अभी पूरा देश उस औरत को देख रहा है। उसे छुआ तो हम सब मारे जाएंगे। थोड़ा दिमाग लगा, दिमागर। उस औरत की कमजोरी क्या है? उस बूढ़े बाप के अलावा और कुछ तो होगा। पता चला है कि उसे सेना से निकाला गया है। किस वजह से निकाला गया यह पता लगाता हूं। काव्या की भौहें तन गईं। सेना के दिनों की कहानी। यह एक ऐसा घाव था जिसे वह भी नहीं छूना चाहती थी, लेकिन साथ ही यह इस बात का भी सबूत था कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। उसे निकाला नहीं गया था, उसने खुद इस्तीफा दिया था। जो करना है कर लो। क्या मेरे दामन में कोई दाग मिलेगा? काव्या ने गलियारे के कोने में लगे फायर अलार्म की वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की और उसने अपने साथ लाए हुए छोटे कैमरे को बिल्डर के कमरे में बुकशेल्फ के ऊपर लगे वेंटिलेशन ग्रिल में स्थापित कर दिया। अब
मल्होत्रा और राणा की गुप्त बातचीत सीधे उसकी हथेली में होगी। तभी राणा गुस्से से बड़बड़ाता हुआ बिल्डर के कमरे से बाहर निकला। काव्या अंधेरे में छिप गई। राणा गलियारे से गुजरते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ, मैं कह रहा हूं, लड़कों को इकट्ठा कर, आज रात बाजार की पूरी तलाशी लो। उस कुतिया ने जो भी कैमरे या रिकॉर्डर लगाए हैं सब ढूंढ कर निकालो। एक भी रह गया तो तुम सब मारे जाओगे। काव्या ने दूर जाते हुए राणा की पीठ को देखते हुए ठंड से मुस्कुराया। ढूंढो, कुछ तो मजा आना चाहिए ढूंढने में। काव्या ने वापस अस्पताल जाने के लिए खिड़की पार की, लेकिन वह बस अरबान होकर एक भी मुस्कुराया की तुमर कार की और मुस्कुराया की चार कर की ऐसे ही वापस नहीं जाने वाली थी। उसने राणा के लिए कुछ खजाने के साथ एक छोटा सा तोहफा तैयार किया था। सुबह के 2 बजे चांदनी चौक घने अंधेरे में डूबा हुआ था। आमतौर पर शांत रहने वाले इस समय में बिन बुलाए मेहमान आ पहुंचे थे। राणा के लगभग 10 गुंडे टॉर्च और डिटेक्टर लेकर बाजार की गलियों को छान रहे थे। ओए, उधर छज्जे के नीचे भी देख, हर छेद में झांक कर देखो। एक कमांडर जैसे दिखने वाले गुंडे ने अपने चेलों को डांटा। वे दिन में हुई घटना से बौखलाए हुए थे। एक औरत जिसने एक गैंगस्टर के खिलाफ जनमत की लड़ाई छेड़ दी थी, उनके लिए काव्या सिंह अब सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि एक ऐसा डर और नफरत का पात्र बन गई थी जिसे कुचलना जरूरी था। एक गुंडे ने किशन लाल की दुकान के पास एक बिजली के खंभे पर टॉर्च मारी। भैया, यहां कुछ है, कैमरा लग रहा है। हाँ, ला उसे नीचे। वह गुंडा सीढ़ी पर चढ़कर खंभे की दरार में फंसी एक काली चीज को निकाल लाया। यह उंगली जितना बड़ा एक छोटा कैमरा था। इस जहरीली औरत ने यह सब कब लगा दिया? उन्होंने कैमरे को जमीन पर पटखक कर तोड़ दिया। जीत के नशे में वे और भी जोश से बाजार की तलाशी लेने लगे। नाले, साइन बोर्ड के पीछे, बेंच के नीचे काव्या द्वारा लगाए गए निगरानी उपकरण एक एक करके मिलने लगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि ये उपकरण काव्या ने जानबूझकर ऐसी जगहों पर लगाए थे जहां वे आसानी से मिल जाएं। ये सिर्फ चारे थे। असली उच्च प्रदर्शन वाले माइक्रोफोन और कैमरे ऐसी जगहों पर छिपे थे जहां वे सोच भी नहीं सकते थे, जैसे कि पुराने स्ट्रीट लाइट के बल्ब सॉकेट में या एक बंद मछली की दुकान के साइन बोर्ड के अक्षरों के अंदर। और काव्या का असली तोहफा कुछ और था। जड़ी बूटियों के गोदाम के पीछे एक संकरी गली में 2 गुंडों को एक कोने में रखा एक संदिग्ध बक्सा मिला। भैया, ये क्या है? रिकॉर्डर जैसा लग रहा है। बक्से से कुछ तार बाहर निकले हुए थे और एक लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। कमांडर जैसा गुंडा पास आया और बक्से को उठाया। यह क्या है? बम जैसा लग रहा है। जैसे ही उसने बक्से का ढक्कन खोला, फिस, एक तेज आवाज के साथ बक्से के अंदर से सफेद पाउडर विस्फोट की तरह निकला। आह, मेरी आंखें, मेरी आंखें, खांस खांस। यह क्या है? यह काव्या द्वारा जड़ी बूटियों की दुकान में मौजूद लाल मिर्च पाउडर और आटे को मिलाकर बनाया गया एक तात्कालिक जाल था। पलक झपकते ही गली तीखे पाउडर से भर गई और गुंडे आंखों से आंसू और नाक से पानी बहाते हुए जमीन पर लौटने लगे। दर्द से छटपटाते हुए उनके कानों में गली के अंदर लगे एक स्पीकर से काव्या की आवाज गूंजी। यह एक बदली हुई मशीनी आवाज थी, लेकिन लहजा साफ था। दर्द हो रहा है? मिर्च को पानी से धोने पर और ज्यादा जलन होती है। दूध से धोना चाहिए, लेकिन अभी सुबह है, दुकानें बंद होंगी। अब क्या करें? शैतान औरत, कहां है तू? बाहर निकल। उस गुंडे ने हवा में लोहे की रॉड घुमाई, लेकिन जवाब में सिर्फ अपनी खांसी की आवाज आई। उस समय काव्या अस्पताल की छत पर एक किनारे बैठकर टैबलेट पीसी पर यह दृश्य देख रही थी। इंफ्रारेड कैमरे में उनकी हालत देखने लायक थी। बस इतने में ही शैतान कहोगे तो बुरा लगेगा। काव्या ने स्क्रीन बदली। इस बार बिल्डर का ऑफिस था। सेठ मल्होत्रा घर नहीं गया था और सोफे पर सो रहा था। काव्या ने उसकी तिजोरी की जगह देख ली थी। बुकशेल्फ के पीछे एक गुप्त स्थान। सोने से पहले मल्होत्रा के नंबर दबाते हुए हाथ के हाव भाव को उसने उच्च गुणवत्ता वाले जूम से रिकॉर्ड कर लिया था। 419, 707 यूनिट की स्थापना की तारीख से मिलता जुलता है। काव्या ने एक कड़वी मुस्कान दी। अब एक निर्णायक वार की जरूरत थी। एक ऐसा वार जो राणा और मल्होत्रा को एक दूसरे पर शक करने पर मजबूर कर दे और वे खुद अपनी कब्र खो दें। अगली सुबह
राणा सूजी हुई आंखों के साथ बिल्डर के ऑफिस में पहुंचा। उसकी हालत खराब थी। रात भर मिर्च पाउडर से जूझने के कारण वह लगभग अधमरा हो गया था। सेठ जी, लगभग 20 कैमरे और रिकॉर्डर ढूंढकर तोड़ दिए हैं। अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन मल्होत्रा की प्रतिक्रिया ठंडी थी। उसने मेज पर रखे एक लिफाफे को राणा के चेहरे पर फेंक दिया। निश्चिंत? तेरी आंखों को यह स्थिति निश्चिंत होने वाली लग रही है? राणा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों में राणा एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह शेरा गैंग के सरगना के साथ शराब पीते हुए दिख रहा था। बेशक यह काव्या द्वारा पुरानी तस्वीरों को चालाकी से मिलाकर और संपादित करके बनाई गई झूठी जानकारी थी, लेकिन शक्की मल्होत्रा के लिए यह एक घातक जहर था। तू दोहरा खेल खेल रहा था। पीछे से शेरा गैंग के साथ मिलकर मुझे बेचने की सोच रहा था ना? नहीं सेठ जी, यह झूठ है। यह एक साजिश है। मैं सिर्फ आपके लिए काम करता हूं। राणा घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मल्होत्रा की नजरें तीखी थीं। काव्या सिंह, उस औरत के काम करने का तरीका मामूली नहीं है। क्या वह सेना में कोई खुफिया अफसर थी? खैर, तू कुछ समय के लिए इस काम से हट जा। कल से मैं किसी और को लगाऊंगा। राणा की आंखों में बेचैनी छा गई। काम से हटाए जाने का मतलब था कि उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। पुनर्विकास के मुनाफे से उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। वह इस तरह हार नहीं मान सकता था। सेठ जी, बस आखिरी बार, बस एक मौका दीजिए। मैं इस मामले को जड़ से खत्म कर दूंगा। वह औरत चाहे जितनी भी तेज हो, है तो एक दुकानदार की बेटी ही। अगर दुकान ही नहीं रहेगी तो वह क्या करेगी? दुकान नहीं रहेगी, क्या मतलब है तेरा? राणा की आंखों में पागलपन उतर आया। आग, हां आग। हम इसे एक दुर्घटना की तरह दिखा सकते हैं और दुकान को जलाकर राख कर सकते हैं। राख के ढेर पर तो वह धंधा नहीं कर पाएगी, और इस प्रक्रिया में अगर वह बूढ़ा थोड़ा घायल हो जाए या मर भी जाए तो उसे आग की दुर्घटना के रूप में पेश किया जा सकता है। मल्होत्रा कुछ देर चुप रहा। यह एक खतरनाक जुआ था, लेकिन काव्या का दबाव बढ़ता जा रहा था, और अगर उसने और समय गंवाया तो वह खुद खतरे में पड़ सकता था। कोई सबूत मत छोड़ना। अगर पकड़े गए तो यह आग अकेले तूने लगाई होगी। यह लगभग अनुमति थी। राणा ने एक नीच मुस्कान दी। चिंता मत कीजिए, मैं इसे इतनी सफाई से जलाऊंगा कि कोई निशान भी नहीं मिलेगा। उस समय अस्पताल के कमरे में यह बातचीत सुन रही काव्या की मुट्ठी कस गई। उसके नाखून मांस में धंस गए। आखिरकार तुमने हद पार कर ही दी। वह बिस्तर से उछलकर खड़ी हो गई। पिताजी खतरे में हैं। वे लोग आज रात ही इसे अंजाम दे सकते हैं। अब यह मामला सूचना युद्ध या मनोवैज्ञानिक युद्ध से खत्म नहीं होने वाला था। अगर वे आग से खेलने जा रहे नहा है तो उसे उसी आग का इस्तेमाल करके उन्हें जलाना होगा। काव्या ने मरीज के कपड़े उतारे और बिस्तर के नीचे छिपाया हुआ अपना काला सामरिक बैग निकाला। बैग में पैरा एसएफ के दिनों में इस्तेमाल की जाने वाली सामरिक जैकेट, छलावरण क्रीम और उन लोगों को काबू करने के लिए विभिन्न उपकरण थे। उसने आईने में देखकर अपने बालों को फिर से कसकर बांध लिया। तुम्हें मेरे पिता को नहीं छूना चाहिए था। वह मेरी दुखती रग है। काव्या की आंखों का रंग बदल गया। अब तक वह एक ठंडे दिमाग वाली योजनाकार थी, लेकिन अब से वह एक बेरहम जल्लाद बनने वाली थी। उसने अस्पताल के कमरे का दरवाजा बंद किया और खिड़की के रास्ते फिर से अंधेरे में कूद गई। चांदनी चौक के रात के आसमान में काले बादल छाने लगे थे, मानो आने वाले खूनी तूफान का संकेत दे रहे हों। राणा हाथ में पेट्रोल का कनस्तर लिए खिलखिला रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह जो लिए हुए है वह पेट्रोल नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी को जलाने वाला बारूद का ढेर है। और उस चिंगारी को जलाने वाली अंधेरे में उसे देख रही काव्या सिंह थी। हवा चली। जड़ी बूटियों की महक वाली हवा में एक तीखी बारूद जैसी गंध घुलने लगी। युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। काव्या अंधेरे में छिपकर राणा के आने का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में लोहे की रॉड की जगह आग बुझाने वाला एक उच्च दबाव वाला होज था। आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि नरक की आग क्या होती है। रात की हवा में मिली तीखी गंध और भी गहरी हो गई। यह चांदनी चौक की जड़ी बूटियों की गंध नहीं थी, न ही पुरानी इमारतों की फफूद की। यह एक कृत्रिम उत्तेजक, नाक में चुभने वाली ज्वलनशील रासायनिक गंध थी, सौंदर्य पेट्रोल की। सुबह 3 बजे चांदनी में छिपे घने अंधेरे में 5 साये किशन लाल की दुकान के आसपास घुस आए। सबसे आगे राणा था।
उसके हाथ में एक बड़ा कनस्तर था। छलकने की आवाज उसके दिल की धड़कन की तरह अशुभ रूप से गली में गूंज रही थी। भैया, सच में इस पर पेट्रोल डाल दें? अगर अंदर कोई हुआ तो? पीछे चल रहे एक चेले ने डरी हुई आवाज में पूछा। राणा ने खून चढ़ी आंखों से पीछे मुड़कर कहा, चुप कर। वह बूढ़ा वैसे भी दुकान के अंदर नहीं सोता, और अगर सो भी रहा हो तो हम इसे एक दुर्घटना दिखा देंगे। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, ज्यादा बकवास मत कर और मेरा साथ दे। राणा की आवाज कांप रही थी। यह हत्या के इरादे से ज्यादा एक कोने में फंसे चूहे की बिल्ली को काटने से पहले की चीख थी। सेठ मल्होत्रा द्वारा निकाल दिए जाने का डर उसे इस चरम कदम पर ले आया था। किशन लाल की दुकान के शटर के सामने राणा ने कनस्तर का ढक्कन खोला। एक तीखी गंध फैली। उसने शटर की दरारों और दुकान के चारों ओर जमीन पर अंधाधुंध पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। पारदर्शी तरल ने पुरानी सीमेंट की जमीन को काला कर दिया। जल्दी छिड़को। गोदाम के पीछे का रास्ता भी बंद कर दो ताकि वह भाग न सके। राणा के आदेश पर उसके चेलों ने दुकान के पिछले दरवाजे के पास कबाड़ जमा करना शुरू कर दिया। यह स्पष्ट रूप से हत्या का प्रयास था। जमीन पर फैले को चीर दिया। अलविदा किशनलाल, और तेरी वह कमीनी बेटी भी। जैसे ही राणा ने अपने अंगूठे से लाइटर जलाने की कोशिश की, शुआ आक, कहीं से पानी की एक शक्तिशाली धार आई। यह आसमान से बारिश नहीं हो रही थी, यह एक उच्च दबाव वाली पानी की बौछार थी जो सीधे राणा के चेहरे और लाइटर पकड़े हाथ पर लगी थी। आह, क्या है ये? राणा चीखते हुए पीछे गिरा। उसके हाथ से लाइटर पेट्रोल के गड्ढे में गिरकर बुझ गया। कौन है? कौन है बे? पानी की धार रुकी नहीं और राणा के चेलों को एक एक करके निशाना बनाया। यह साधारण नल का पानी नहीं था, यह आग बुझाने वाले होज से निकलने वाला इतना तेज दबाव था कि खड़ा रहना भी मुश्किल था। चेले बॉलिंग पिन की तरह गिरते हुए जमीन पर लुढ़क गए। पेट्रोल और पानी मिलकर जमीन पर एक भयावह दृश्य बन गया। दुकान के सामने वाली इमारत की दूसरी मंजिल की छत पर अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। वह काव्या सिंह थी। उसने बाजार में लगे आपातकालीन अग्निशमन होज को खींचकर उन पर निशाना साध रखा था। क्या तुमने सुना नहीं कि आग से खेलने वाले बिस्तर गीला करते हैं? काव्या की आवाज छत पर लगे एक लाउड स्पीकर से गूंज रही थी। मशीनी आवाज में बदली हुई यह आवाज एक न्यायाधीश के फैसले की तरह लग रही थी। राणा ने अपने गीले बालों को हटाते हुए चिल्लाया, काव्या सिंह, कुतिया कहीं की, मुझे पता है तू वहीं है। नीचे आ, अभी नीचे आकर मेरे सामने घुटने टेक। काव्या ने होज का वाल्व बंद कर दिया। पानी की धार रुकते ही गली में फिर से सन्नाटा छा गया। पूरी तरह से भीगे हुए राणा और उसके गुंडे ठंड से कांपते हुए उठे। घुटने तो तुम्हें टेकने चाहिए। आगजनी का प्रयास, हत्या का प्रयास, तुम्हारे जुर्म बढ़ते जा रहे हैं। क्या तुम ये सब सह पाओगे? चुप कर, पागल औरत। राणा ने अपनी जेब से रामपुरी चाकू निकाल लिया। उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। ओए, शटर तोड़ो, अंदर जाकर उस बुढ़े को बाहर निकालो। उसे बंधक बना लेंगे तो यह औरत भी कुछ नहीं कर पाएगी। राणा के चिल्लाने पर उसके चेले लोहे की छड़ें लेकर शटर पर टूट पड़े। खटाक खटाक, पुराना लोहे का शटर चीखते हुए मुड़ने लगा। काव्या छत के किनारे से कूद गई। योजना में बदलाव, रक्षात्मक से आक्रामक। वह गैस पाइप के सहारे तुरंत पहली मंजिल पर उतर आई। उतरने की कोई आवाज नहीं आई। उसके हाथ में एक 3 सेक्शन वाली दूरबीन लाठी थी जिसे वह पैरा एसएफ के दिनों में प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करती थी। शटर तोड़ने की कोशिश कर रहा एक चेला पीछे मुड़ा। भैया, वहां। जब राणा ने सिर घुमाया तब तक काव्या उनके ठीक सामने थी। अंधेरे में चमकती उसकी आंखें एक शिकारी जानवर की तरह थीं। मैंने चेतावनी दी थी कि दुकान को हाथ मत लगाना। काव्या ने खट्ट की आवाज के साथ लाठी खोली। काली स्टील की लाठी से एक ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। मारो, उस कुतिया को मार डालो। राणा के आदेश पर 4 चेले एक साथ दौड़े। लोहे की छड़ें और क्रिकेट बैट हवा में घूमे, लेकिन काव्या के लिए उनकी हरकतें बहुत धीमी और अनाड़ी थीं। काव्या सबसे पहले दौड़ने वाले के पास झपट्टी। उसकी लाठी ने उस आदमी की कलाई की हड्डी पर सटीक रूप से वार किया। टक, आह! लोहे की छड़ के जमीन पर गिरने की आवाज के साथ ही काव्या ने घूमते हुए अपनी कोहनी से उस आदमी की छाती पर वार किया। सांस रुकने जैसी आवाज के साथ पहला आदमी गिर गया। दूसरे आदमी ने क्रिकेट बैट घुमाया
काव्या नीचे झुककर बची और फिर उस आदमी के घुटने के जोड़ को अपने पैर से कुचलकर तोड़ दिया। कड़क, एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली आवाज। उस आदमी के चीखने से पहले ही काव्या की लाठी ने उसकी कनपटी के पास हमला करके उसे बेहोश कर दिया। तीसरा और चौथा आदमी डर से पीछे हट गए। अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को इतनी क्रूरता और सफाई से पिटते देख उन्होंने लड़ने का हौसला खो दिया। हमला नहीं करोगे तो मैं आती हूं। काव्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। वे लोग चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिसलन भरी जमीन पर उनके पैर फिसल गए और वे गिर गए। काव्या ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने गिरे हुए लोगों के टखने के पास की नस को लाठी से हल्के से दबाया। भागोगे तो और दर्द होगा। पलक झपकते ही 4 लोग ढेर हो गए। अब गली में सिर्फ राणा बचा था। राणा कांपते हाथों से चाकू पकड़े हुए था। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था, लेकिन साथ ही एक जिद भी थी। उसे लगा कि अगर वह पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी मुड़े हुए शटर की दरार से किसी की आहट महसूस हुई। दुकान के अंदर सो रहा किशनलाल शोर से जाग गया था। क्या हुआ? काव्या, तू है? किशनलाल ने शटर उठाने की कोशिश की। पिताजी, बाहर मत आइए। काव्या पहली बार घबराई हुई आवाज में चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शटर आधा ऊपर उठ गया और नाइट सूट में किशनलाल ने बाहर झांका। राणा की आंखें चमक उठीं। वह काव्या से विपरीत दिशा में शटर के ठीक बगल में खड़ा था। ये बुढ़ा। राणा ने तुरंत किशनलाल का कॉलर पकड़कर उसे बाहर खींचा और उसके गले पर रामपुरी चाकू रख दिया। वहीं रुक जा, आगे बढ़ी तो इस बुढ़े का गला काट दूंगा। किशनलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। तेज धार वाले चाकू ने उसकी गर्दन की त्वचा को दबाया और खून की एक लाल बूंद निकल आई। काव्या के पैर जमीन पर जम गए। उसके चेहरे से सारे भाव गायब हो गए। यह सबसे खतरनाक और सबसे ठंडे गुस्से की अवस्था थी। उस हाथ को हटा लो तो बेहतर होगा। वही तुम्हारे जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता है। बकवास बंद कर, वह लोहे की छड़ी फेंक दे। अभी फेंक, राणा ने चाकू पर जोर देते हुए चिल्लाया। किशनलाल ने दर्द से कराह उठा। काव्या ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अपनी पकड़ी हुई लाठी को जमीन पर गिरा दिया। टिंग, एक धातु की आवाज गली में गूंज उठी। पैर से मार, दूर। काव्या ने लाठी को पैर से मारकर दूर कर दिया। उसने अपने खाली हाथ दिखाते हुए हथेलियां खोली। हो गया, अब शांत हो जाओ और बात करते हैं। बातचीत का भूत, गाड़ी ला। जब तक मैं यहां से नहीं निकल जाता, यह बुढ़ा मेरा बंधक है। राणा ने किशनलाल को ढाल बनाकर धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। उसके पीछे बाजार की बड़ी सड़क की ओर जाने वाला रास्ता था, जहां गाड़ियां आ सकती थीं। काव्या का दिमाग तेजी से चल रहा था। दूरी 5 मीटर। राणा की मानसिक स्थिति अस्थिर। बंधक के गले पर चाकू। काबू करने की संभावना 70%, लेकिन पिताजी के घायल होने की 20% संभावना है। यह खतरनाक है। एक मौका बनाना होगा। काव्या ने बहुत धीरे धीरे राणा का ध्यान अपने चेहरे पर केंद्रित करते हुए कहा, राणा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहां से जिंदा निकल पाओगे? चुप रह। मल्होत्रा ने तुम्हें छोड़ दिया है। अगर तुमने यहां पिताजी को नुकसान पहुंचाया तो तुम गिरोह और समाज दोनों से खत्म हो जाओगे। क्या तुम कातिल बनोगे? राणा की आंखें डगमगा गईं। वह पल भर के लिए हिचकिचाया। काव्या इसी पल का इंतजार कर रही थी, लेकिन राणा उम्मीद से ज्यादा अड़ियल था। उसने दांत भींचते हुए किशनलाल को और कसकर पकड़ लिया। कातिल बन जाऊंगा। वैसे भी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुझे और तेरे बाप को अपने साथ यमलोक ले जाऊंगा, बस। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। तभी बाजार की गली के कोने से एक तेज हेडलाइट की रोशनी आई। यह पुलिस की गाड़ी या राणा के साथी नहीं थे। यह एक ट्रक था। हर सुबह सब्जियां पहुंचाने वाले शर्मा अंकल का 1 टन का ट्रक गली में घुसते ही यह दृश्य देखकर रुक गया था। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक आई रोशनी से राणा ने आंखें सिकोड़ लीं और बहुत थोड़े समय के लिए सिर घुमाया। यह मौका था। काव्या का हाथ उसकी जेब में गया। उसने एक छोटे सिक्के के आकार की चीज पकड़ी, एक उच्च तीव्रता वाली LED फ्लैश जो 1 स्टन ग्रेनेड का काम करती थी। अब काव्या ने धीरे से फुसफुसाते हुए फ्लैश को राणा के चेहरे की ओर फेंका। चकाचौंध। अंधेरे के आदी हो चुके राणा की आंखों पर जैसे सूरज की सीधी रोशनी पड़ गई हो। सैन्य स्टन को ग्रेनेड जितनी आवाज नहीं थी, लेकिन दृष्टि को पंगु बनाने के लिए यह पर्याप्त थी। आह, मेरी आंखें! राणा चीखते हुए अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। उस छोटे से पल में
चाकू पकड़े हाथ की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। किशन लाल को पकड़े हुए हाथ भी ढीले पड़ गए। उस 1 सेकंड के अंतराल को काव्या ने नहीं गुंगवाया। उसका शरीर एक स्प्रिंग की तरह उछला। 5 मीटर की दूरी सिर्फ 2 कदमों में सिमट गई। काव्या का बायां हाथ सांप की तरह घुसकर राणा के चाकू वाले हाथ की कलाई पर लगा। साथ ही दाहिने हाथ से पिता किशन लाल के कंधे को पकड़कर उन्हें अपने पीछे एक सुरक्षित जगह पर धकेल दिया। पिताजी, नीचे झुक जाइए। जैसे ही किशन लाल जमीन पर लुढ़के, काव्या ने घूमते हुए अपने घुटने से राणा की छाती पर वार किया। धड़ाम! एक भारी आवाज के साथ राणा का शरीर लाकार में मुड़ गया। सांस रुकने से वह चीख भी नहीं पाया और उल्टी करने लगा। चाकू पहले ही दूर छिटक गया था, लेकिन काव्या का हमला यहीं नहीं रुका। उसने पिताजी को धमकी दी। उसने पिताजी को भारी कर देना और तुरमाना मारने की कोशिश की। इस सच्चाई ने उसके अंदर सोए हुए बेरहम प्रशिक्षक की प्रवृत्ति को जगा दिया था। काव्या ने लड़खड़ाते हुए राणा का कॉलर पकड़कर उसे दीवार पर दे मारा। क्वैंग! पुरानी ईंट की दीवार हिल गई। आंखें खोल! काव्या की आवाज नरक से आती ठंडी हवा से भी ज्यादा ठंडी थी। देख, तूने किसे छुआ है? राणा ने आंसुओं से भरी आंखों को जबरदस्ती खोला। धुंधली दृष्टि में काव्या का चेहरा दिखाई दिया, एक भावहीन चेहरा, लेकिन उसकी आंखें उसे चीर रही थीं। मां, माफ कर दो, राणा ने हाफते हुए गिड़गिड़ाया। लेकिन काव्या ने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया, वही हाथ जिसने चाकू पकड़ा था, जिसने पिताजी के गले पर हथियार रखा था। यह हाथ है कड़क। काव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी कोहनी के जोड़ को उल्टी दिशा में मोड़ दिया। हड्डी के उखड़ने की एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली आवाज गली में गूंज उठी। काक! राणा की दर्दनाक चीख ने सुबह के बाजार के सन्नाटे को चीर दिया। वह दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर बैठ गया, लेकिन काव्या ने अभी उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया था। चिल्लाओ मत, अभी खत्म नहीं हुआ है। काव्या ने राणा के बाल पकड़कर उसे ऊपर उठाया और उसके कान में फुसफुसाया, यह वह दुकान है जिसे मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी देकर बनाया है। यह तेरे पेट्रोल छिड़कने और आग से खेलने की जगह नहीं है। उसने राणा को जमीन पर पटक दिया। गिरा हुआ राणा रेंग कर भागने की कोशिश करने लगा। उसका टूटा हुआ हाथ लटक रहा था। यह एक दयनीय अंत था। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। इस बार 1-2 नहीं थीं। चमकदार बत्तियों की रोशनी ने बाजार की गली को लाल और नीले रंग में रंग दिया। ट्रक रोककर देख रहे शर्मा अंकल ने चिल्लाया, मैंने पुलिस को बुलाया, फायर ब्रिगेड भी आ रही है। काव्या ने तब जाकर अपनी आक्रामक मुद्रा छोड़ी और सांस ली। वह जमीन पर बैठे कांपते हुए अपने पिता के पास गई। पिताजी, आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? काव्या की आवाज अचानक से नरम हो गई थी। किशन लाल ने एक शून्य भाव से अपनी बेटी को देखा और फिर उसे कसकर गले लगा लिया। काव्या, काव्या, मुझे लगा तू घायल हो गई। मैं ठीक हूं पिताजी, माफ करना, मैं थोड़ी देर से आई। काव्या ने अपने पिता की पीठ थपथपाते हुए उन्हें शांत किया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी भागने की कोशिश कर रहे राणा पर टिकी थीं। पुलिस आ गई। इस बार स्थानीय थाने का SHO खुद आया था। जनमत इतना खराब हो चुका था कि अब और देर नहीं की जा सकती थी। सबको गिरफ्तार करो, एक को भी मत छोड़ना। पुलिस ने पेट्रोल से भीगे हुए चेलों और टूटे हाथ के साथ कराह रहे राणा को हथकड़ी पहना दी। राणा ने इंस्पेक्टर को देखते ही बेकसूर होने का नाटक करते हुए चिल्लाया, इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने मेरी यह हालत की है। इसने मुझ पर हमला किया। मेरा टूटा हाथ नहीं दिख रहा? इंस्पेक्टर ने राणा को एक दयनीय नजर से देखा। राणा, तुझे स्थिति समझ नहीं आ रही? रंगे हाथों पकड़ा गया है तू। आगजनी का प्रयास, विशेष धमकी और ऊपर से बंधक बनाना। आत्मरक्षा शब्द सुना है? सबूत है क्या? मैंने आग लगाने की कोशिश की, इसका सबूत है क्या? राणा आखिरी दम तक चिल्लाया। तभी अंधेरे से कोई बाहर आया। यह यूट्यूबर चांदनी चौक का रक्षक था, जो अपने फोन पर लाइव प्रसारण कर रहा था। यहां है सबूत। 30 लोग लाइव देख रहे थे। तुम्हारा पेट्रोल छिड़कना, लाइटर जलाना और दादाजी के गले पर चाकू रखना, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। यूट्यूबर ने जो स्क्रीन दिखाई, उसमें चैट बॉक्स में विस्फोट हो रहा था। वाह, यह कचरा आखिरी दम तक झूठ बोल रहा है। पुलिस अंकल, इसे जेल में सड़ा देना। काव्या सिंह, आप बहुत बहादुर हैं। पैरा SF की जय। राणा का चेहरा पीला पड़ गया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और एक चीज, काव्या ने अपनी जेब से एक रिकॉर्डर निकालकर इंस्पेक्टर को दिया।
यह कल इस आदमी की सेठ मल्होत्रा से हुई बातचीत है। इसमें आग लगाकर पिताजी को मारने की साजिश की बात है। इंस्पेक्टर की आंखें बड़ी हो गईं। यह सिर्फ एक गुंडागर्दी का मामला नहीं था, बल्कि एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने वाला निर्णायक सबूत था मल्होत्रा तक। ठीक है काव्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी हम संभाल लेंगे। राणा को एक निराश चेहरे के साथ घसीट कर ले जाया गया। पुलिस की गाड़ी में बिठाए जाने से ठीक पहले उसने काव्या की ओर देखा। काव्या ने उसकी ओर हल्के से हाथ हिलाया। अलविदा होठों से दिया गया एक विदाई संदेश। राणा ने सिर झुका लिया। यह एक संपूर्ण हार थी। घटना स्थल की सफाई हुई और सूरज निकलने लगा। फायर ब्रिगेड ने जमीन पर फैले पेट्रोल को धोया और सुरक्षा जांच की। बाजार के दुकानदार एक एक करके बाहर आए और चिंतित चेहरों से किशन लाल का हाल पूछा। अरे किशन भाई, बाल बाल बचे। अगर बेटी न होती तो क्या होता? हाँ सच में काव्या तो एक नायिका है। देश की रक्षा करने वाली ने अपने पिता की रक्षा की। दुकानदारों की तारीफ पर किशन लाल थोड़ा शर्माया, लेकिन गर्व भरे चेहरे से उसने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। काव्या ने बर्बाद हुई दुकान के सामने को देखते हुए सोचा, राणा तो सिर्फ एक मोहरा है। असली खिलाड़ी सेठ मल्होत्रा अभी भी बाहर है, लेकिन आज मिले सबूत और जनमत के साथ मल्होत्रा भी नहीं बच पाएगा। तभी काव्या का फोन बजा। एक अज्ञात नंबर। उसे सहज रूप से पता चल गया कि कौन है। उसने पिता को एक इशारा किया और गली के कोने में जाकर फोन उठाया। हेलो, काव्या सिंह बोल रही हैं? एक गहरी भारी आवाज। यह मल्होत्रा था। सुबह सुबह क्या काम है? आप तो खबरें देखने में व्यस्त होंगे। बहुत प्रभावशाली। मेरे सबसे कीमती आदमी को तुमने इतनी बेरहमी से तोड़ दिया। क्या चाहिए तुम्हें, पैसा या माफी? मल्होत्रा अभी भी घमंडी था। वह मानता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। काव्या हंसी। पैसा तो अच्छा है, लेकिन मुझे तुम्हारे कुछ सिक्के नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तुम्हारे पास जो कुछ भी है, पुनर्विकास का ठेका, सामाजिक प्रतिष्ठा और उन सभी लोगों के आंसू जिन्हें तुमने कुचला है। मैं तुमसे सब कुछ उगलवाऊंगी। देखो लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया इतनी न्यायप्रिय है? मुझे पकड़ने से क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मेरा इलाका न्याय से चलना चाहिए। इंतजार करो। राणा तो बस ट्रेलर था। काव्या ने सामने वाले का जवाब सुने बिना फोन काट दिया। पूर्व का आकाश लाल हो रहा था। चांदनी चौक के पुराने साइन बोर्डों पर एक नई सुबह की धूप पड़ रही थी। काव्या ने दुकान का शटर फिर से ऊपर उठाया। मुड़ा हुआ शटर चर्र की आवाज कर रहा था, लेकिन यह आवाज भी सुरीली लग रही थी। पिताजी, चलो सफाई करते हैं, आज धंधा भी तो करना है। किशन लाल ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। हाँ जरूर, मेरी बेटी ने इस दुकान को बचाया है। काव्या ने झाड़ू उठाई। उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इस पल वह अपने पिता की बेटी के रूप में एक साधारण दुकानदार के रूप में शांति का आनंद लेना चाहती थी। जैसे जैसे झाड़ू जमीन पर चलती गई, कल रात के बुरे सपने और डर धीरे धीरे धुलते गए। चांदनी चौक की शेरनी काव्या सिंह, उसके द्वारा सुरक्षित इस इलाके में अब किसी चूहे के लिए कोई जगह नहीं थी। फोन कटने के बाद सेठ मल्होत्रा का हाथ कांपने लगा। उसने महंगी व्हिस्की से भरा क्रिस्टल का गिलास दीवार पर फेंक दिया। सैंग, एक तीखी आवाज के साथ एम्बर रंग का तरल वॉलपेपर पर बहने लगा। बदतमीज लड़की, मुझे धमकाने की हिम्मत की। मेरा इलाका, मेरा न्याय। मल्होत्रा ने हांफते हुए इंटरकॉम दबाया। वकील वर्मा को अंदर भेजो। कुछ ही देर में एक सांप जैसी चिकनी छब्बे वाला आदमी अंदर आया। वह पुनर्विकास संघ का सलाहकार वकील था और कानून की खामियों का फायदा उठाने में कुख्यात था, जिसका नाम था महेंद्र वर्मा। वह फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों से बचते हुए मल्होत्रा के सामने बैठ गया। सेठ जी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। शांत हो जाइए। शांत कैसे हो? वह बेवकूफ राणा सब कुछ उगल देगा। उस लड़की ने रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दे दी है। महेंद्र वर्मा ने इत्मीनान से अपना चश्मा ठीक किया। चिंता मत कीजिए, रिकॉर्डिंग को हम संपादित बता देंगे और राणा के बयान को दबाव में लिया गया बताकर पलट देंगे। जरूरी यह है कि उस लड़की का हौसला तोड़ा जाए। हौसला जिसने अकेले 1 दर्जन गुंडों को अस्पताल पहुंचा दिया। उसका हौसला। ताकत से काम नहीं चलेगा, इसलिए हम कानून से काम लेंगे। उस लड़की ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। भारत में आत्मरक्षा की सीमा बहुत संकीर्ण है। महेंद्र वर्मा ने अपने ब्रीफकेस से एक मोटी फाइल निकाली। गंभीर चोट, अत्यधिक बल का प्रयोग।
काम में बाधा, मानहानि, जो भी लगा सकते थे सब लगा दिया है। और बाजार के दुकानदारों पर जगह खाली न करने के लिए हर्जाने का मुकदमा करेंगे, हर एक पर 1 करोड़ रुपये का। मल्होत्रा के चेहरे पर एक नीच मुस्कान फैल गई। इससे तो उन बुढ़ों को दिल का दौरा पड़ जाएगा। मकसद यही है, मुकदमा दायर होने और बैंक खाते फ्रीज होने के बाद वे अपनी उस न्यायप्रिय बेटी को ही कोसेंगे। अंदरूनी कलह वही सबसे खतरनाक होती है। कुछ दिनों बाद शांतिपूर्ण चांदनी चौक पर फिर से संकट के बादल छा गए। इस बार गुंडे नहीं, आपको अगर के साथ बात को आप पत्रीपूर्ति को हर बात करती है, बल्कि अदालत के अधिकारी आए थे। उन्होंने किशन लाल की दुकान सहित अन्य दुकानदारों को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस दिए। नोटिस पढ़ने के बाद दुकानदारों के चेहरे पीले पड़ गए। हे भगवान, यह क्या है? 1 करोड़! मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा। अगर दुकान खाली नहीं की तो हर दिन ब्याज लगेगा। किशन भाई, अब क्या होगा? बेचैनी एक महामारी की तरह फैल गई। कुछ दिन पहले तक काव्या को हीरो मानने वाले दुकानदारों के बीच अब शिकायतें शुरू हो गईं। मैंने कहा था थोड़ा समझौता कर लेना चाहिए था। किशन की बेटी ने ज्यादा होशियारी दिखाई, इसीलिए वे लोग और भड़क गए। किशन लाल सिर झुकाए खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। काव्या दुकान के अंदर से यह सब देख रही थी। उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। जैसा सोचा था वैसी ही ओछी हरकत की। काव्या शांत थी, जैसे उसे यह उम्मीद थी। उन्होंने इंसान की सबसे कमजोर नस पैसे पर वार किया था, लेकिन काव्या जानती थी कि उन्होंने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया है। यह कि वह सिर्फ एक लड़ाकू नहीं है। उसने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर जटिल संख्याएं और ग्राफ थे। यह पैरा एसएफ के दिनों में आतंकवाद रोधी सूचना विश्लेषक के रूप में सीखी गई वित्तीय ट्रैकिंग तकनीक का प्रदर्शन करने का समय था। सेठ मल्होत्रा, जब तुम कानून से खेल रहे थे तब मैं तुम्हारे पैसे के स्रोत को ढूंढ रही थी। काव्या ने राणा के फोन से निकाले गए डेटा और मल्होत्रा के ऑफिस में लगाए गए सुनने के उपकरण से मिली जानकारी को मिलाया। पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। पुनर्विकास संघ का पैसा एक फर्जी कंपनी विराट कंस्ट्रक्शन में जा रहा था। उस कंपनी का असली मालिक मल्होत्रा का साला था और उस पैसे का कुछ हिस्सा नगर निगम के एक अधिकारी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बेनामी खातों में जा रहा था। रिश्वत, गबन, कर चोरी, यह तो एक पूरा पैकेज है। लेकिन यह काफी नहीं था। अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकार किए जाने के लिए मूल बही खाते की जरूरत थी। काव्या को पता चला कि मल्होत्रा हर शुक्रवार की शाम को दक्षिण दिल्ली के एक महंगे गुप्त रेस्टोरेंट बार में जाता है। वह जगह रिश्वत देने और गुप्त बही खाते संभालने का उसका अड्डा था। शुक्रवार की रात काव्या ने एक काला सूट पहना, बाल खुले और एक चश्मा लगाने पर वह एक पेशेवर महिला लग रही थी। उसने रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर वैले पार्किंग का नाटक करते हुए पार्किंग में प्रवेश किया। मल्होत्रा की गाड़ी एक शीर्ष श्रेणी की काली सेडान थी। ड्राइवर गाड़ी में इंतजार करते हुए ऊँघ रहा था। काव्या ने अपनी जेब से हथेली के आकार का एक उपकरण निकाला। यह एक जैमर था। जज ड्राइवर जो रेडियो सुन रहा था उसमें शोर आने लगा। जैसे ही ड्राइवर ने रेडियो ठीक करने की कोशिश की, काव्या ने चुपचाप सहचालक की सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। कौन हो तुम? हैरान ड्राइवर चिल्लाने वाला था, लेकिन काव्या की उंगलियों ने उसकी गर्दन के एक संवेदनशील बिंदु को दबा दिया। ड्राइवर बिना आवाज निकाले बेहोश हो गया। काव्या ने कुशलता से गाड़ी के अंदर की तलाशी ली। डैशबोर्ड, कंसोल बॉक्स, सीट के नीचे, लेकिन बही खाता नहीं था। क्या डिक्की में है? उसने ड्राइवर की सीट के बगल में डिक्की का बटन दबाया। पीछे से खट्टे की आवाज आई। जैसे ही काव्या ने डिक्की खोली, वहां एक ब्रीफकेस रखा हुआ था। तभी वहां कौन है? इलाश नहु है। वहां गो। रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से सिगरेट पीने के लिए निकले महेंद्र वर्मा ने काव्या को देख लिया। उसके पीछे 2 बड़े बॉडीगार्ड थे। वे मल्होत्रा द्वारा काम पर रखे गए पेशेवर निजी सुरक्षा एजेंसी के लोग थे। वे बाजार के गुंडों से बिल्कुल अलग थे। उस आत निकले गई है, उसके आत पर 50 को। औरत को पकड़ो, अगर बही खाता गया तो हम सब मारे जाएंगे, महेंद्र वर्मा ने चीख कर कहा। बॉडीगार्डों ने अपनी कमर से लाठियां निकाली और दौड़ पड़े। काव्या ने ब्रीफकेस को अपने कंधे पर डाला और डिक्की का दरवाजा बंद कर दिया। भागने का एकमात्र रास्ता पार्किंग का निकास था, लेकिन वहां पहले से ही एक बॉडीगार्ड खड़ा था। मुसीबत हो गई। काव्या ने अपनी हील्स उतार दी। उसके नंगे पैर डामर की जमीन पर टिक गए।
पहले बॉडीगार्ड ने लाठी को एक भाले की तरह आगे बढ़ाया। एक अनुशासित चाल, वह निश्चित रूप से किसी विशेष की साथी को आगे आ बन्हा। बल का पूर्व सदस्य या मार्शल आर्ट का विशेषज्ञ था। काव्या ने अपने शरीर को थोड़ा मोड़कर लाठी से बचाव किया और साथ ही उस आदमी की कलाई पकड़कर खींच लिया। अगर वह ताकत से लड़ती तो शारीरिक अंतर के कारण वह हार जाती, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी की ताकत का इस्तेमाल करने में माहिर थी। उसने खिंचाव का फायदा उठाते हुए अपनी हथेली से उस आदमी की ठोड़ी पर वार किया। हक! दिमाग और हिलने से बॉडीगार्ड लड़खड़ा गया। काव्या ने बिना देर किए उसकी पिंडली पर लात मारकर उसे घुटनों के बल गिरा दिया और फिर उसके सिर के पिछले हिस्से पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। यह औरत, दूसरे बॉडीगार्ड ने पीछे से उसका गला घोंटने की कोशिश की। काव्या ने सांस रोककर नीचे झुकते हुए उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे पटकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे करके बचाव किया। काफी तेज है। काव्या ने तुरंत तकनीक बदल दी। उसने पीछे गिरने का नाटक करते हुए अपनी एडी से उस आदमी के गुरुत्वाकर्षण में कुलकतर को आँच करते हुए पैर पर मारा। उफ! दर्द से उस आदमी का संतुलन बिगड़ गया और काव्या ने उसका हाथ मोड़कर उसके कंधे को उखाड़ दिया। दुदुक! हड्डी के निकलने की आवाज के साथ वह आदमी जमीन पर गिर गया। स्थिति 30 सेकंड में समाप्त हो गई। महेंद्र वर्मा मुंह खोले खड़ा था। वह अपनी आंखों के सामने जो हुआ उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। 2 विशाल बॉडीगार्ड एक औरत के हाथों कागज की गुड़िया की तरह कुचल दिए गए। काव्या धीरे धीरे महेंद्र वर्मा की ओर बढ़ी। उसने जमीन पर गिरे वर्मा के चश्मे को अपने पैर से कुचल दिया और धीरे से कहा, तुमने कहा था कि कानून से काम लेंगे, है ना? मैं उस कानून का बहुत अच्छे से पालन करवाऊंगी। काव्या ब्रीफकेस लेकर चुपचाप अंधेरे में गायब हो गई। महेंद्र वर्मा के पैरों में जान नहीं बची और वह नीचे बैठ गया। उसकी पैंट गीली हो रही थी। अगली सुबह यूट्यूबर चांदनी चौक का रक्षक के चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ। चौंकाने वाला खुलासा, बिल्डर का गुप्त बही खाता हाथ लगा। रिश्वत की सूची सार्वजनिक। वीडियो में काव्या ने एक ढके हुए चेहरे के साथ ब्रीफकेस के दस्तावेजों को एक एक करके दिखाया। सूची में नगर निगम के अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और यहां तक कि एक न्यायाधीश का भी नाम था। रकम, तारीख और जगह के साथ विस्तृत रूप से दर्ज। यह एक अकाट्य सबूत था। जनमत में विस्फोट हो गया। यह एक घोटाला है। विशेष जांच होनी चाहिए। दुकानदारों पर 1-1 करोड़ का मुकदमा कर रहे थे और खुद करोड़ों खा रहे थे। काव्या सिंह को हमारा समर्थन है। अंत तक लड़ो। सीबीआई को हरकत में आना ही पड़ा। तलाशी वारंट जारी किए गए और एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। मल्होत्रा के ऑफिस, घर और महेंद्र वर्मा के वकालत के दफ्तर की पूरी तलाशी ली गई। मुकदमे वापस ले लिए गए। महेंद्र वर्मा ने अपनी वकालत का लाइसेंस रद्द होने के डर से मल्होत्रा के सारे राज्य उगल दिए। बाजार के दुकानदारों ने फिर से जश्न मनाया। बेदखली के मुकदमे रद्द कर दिए गए और उन्होंने काव्या को चांदनी चौक की रानी कहना शुरू कर दिया। लेकिन काव्या मुस्कुराई नहीं। वह जानती थी कि चूहा जब कोने में फंस जाता है तो बिल्ली को काटता है। मल्होत्रा अभी तक पकड़ा नहीं गया था। वह सब कुछ खोने के कगार पर अपना आखिरी दांव खेलने की तैयारी कर रहा होगा। काव्या ने शटर नीचे करते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, कुछ दिन मामा के घर चले जाइए, आखिरी सफाई बाकी है। किशन लाल ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। उनमें एक दृढ़ संकल्प था। उसने चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और फिर छोड़ दिया। सावधान रहना, चोट मत लगाना। काव्या ने सिर हिलाया। उसकी नजरें दिल्ली के बाहर एक सुनसान जगह की ओर थीं। मल्होत्रा का आखिरी ठिकाना। वहां सब कुछ खत्म करने का समय आ गया था। टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। सीबीआई ने बिल्डर सेठ मल्होत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वर्तमान में स्थान का पता लगाया जा रहा है। मल्होत्रा पर करोड़ों के गबन और रिश्वत देने का आरोप, विदेश भागने की आशंका। मल्होत्रा ने गुस्से से रिमोट फेंककर टेलीविजन बंद कर दिया। स्क्रीन का कांच टूट गया और झज की आवाज आने लगी। यह जगह दिल्ली के बाहरी इलाके में एक बंद पत्थर की खदान के पास बना उसका गुप्त फार्म हाउस था। कागजों पर यह इमारत मौजूद नहीं थी। यह उसका आखिरी किला था। हरामखोर महेंद्र वर्मा, गद्दार कहीं का। मैंने उसे कितना पैसा दिया था?
मल्होत्रा ने फर्श पर रखे एक ट्रैवल बैग में 500 रुपये के नोटों के बंडल अंधाधुंध भरने शुरू कर दिए। नकद 30 करोड़ रुपये। इतने पैसे से वह चीन या दक्षिण पूर्व एशिया में तस्करी के रास्ते जाकर आराम से रह सकता था। हेलीकॉप्टर कब आएगा? उसने चिल्लाकर पूछा तो बगल में खड़े उसके सहायक ने एक असहाय चेहरे से जवाब दिया, सेठ जी, खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता। आपको सड़क मार्ग से बंदरगाह तक जाना होगा। वहां एक जहाज तैयार है। धत तेरे की, जल्दी गाड़ी तैयार करो। मल्होत्रा बैग लेकर उठा। उसके साथ उसके 5 सबसे भरोसेमंद लड़ाके थे। ये विशेष बलों के पूर्व सैनिक थे जो पैसे के लिए हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। ये मानव हथियार थे। फार्म हाउस के बाहर घना अंधेरा था। बारिश तेज हो रही थी। जैसे ही मल्होत्रा ने मुख्य दरवाजा खोला, अंधेरे को चीरती हुई कोई चीज उसके सामने डामर की जमीन में धंस गई। यह गोली नहीं थी, यह एक स्टील की गोली थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि विश्वास करना मुश्किल था कि इसे गुलेल से चलाया गया है। कौन है? लड़ाकों ने तुरंत अपनी जेबों से चाकू और लाठियां निकाली और सतर्क हो गए। उनके पास बंदूकें नहीं थीं, लेकिन नजदीकी लड़ाई में वे बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक थे। कड़क बिजली चमकी और एक पल के लिए आसपास सब कुछ रोशन हो गया। फार्म हाउस के मुख्य गेट के लोहे के ढांचे पर एक काला रेनकोट पहने कोई खड़ा था। वह काव्या सिंह थी। इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? हिसाब तो चुकाते जाओ। बारिश की आवाज को चीरती हुई उसकी आवाज आई। कोई लाउड स्पीकर नहीं था, लेकिन आवाज साफ और ठंडी थी जो सीधे दिल में चुभ रही थी। काव्या सिंह, तू यहां तक पहुंच गई? मल्होत्रा ने दांत पीसे। मार डालो उसे। जो उसका सिर लाएगा उसे 10 करोड़ दूंगा। 10 करोड़ का नाम सुनते ही लड़ाकों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के काव्या की ओर दौड़ लगा दी। काव्या लोहे के ढांचे से नीचे कूदी। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ भीगे हुए चमड़े के दस्ताने पहने 2 मुट्ठियां। पहले लड़ाके ने चाकू को उल्टी पकड़ से उसके गले पर वार किया। यह एक हत्या की तकनीक थी, लेकिन काव्या बारिश से भीगी जमीन पर फिसलते हुए चाकू से बच गई। साथ ही उसने उस आदमी की कलाई पकड़कर अपने शरीर का वजन डालते हुए उसकी कोहनी को उल्टी दिशा में मोड़ दिया। टक! हड्डी की एक भयानक आवाज के साथ चाकू जमीन पर गिर गया। काव्या ने उसे चीखने का मौका भी नहीं दिया और उसकी ठोड़ी पर लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। बाकी 4 ने घेरा कस लिया। वे समझ गए थे कि काव्या कोई मामूली प्रतिद्वंद्वी नहीं है और उन्होंने मिलकर हमला किया। 2 लोग एक साथ दौड़े। एक ने नीचे के हिस्से पर और एक ने ऊपर के हिस्से पर निशाना साधा। काव्या घबराई नहीं और नीचे हमला करने वाले की पीठ पर पैर रखकर ऊपर उछल गई। हवा में घूमते हुए उसने ऊपर हमला करने वाले के चेहरे पर एक घूमती हुई किक मारी। धड़ाम! एक जोरदार प्रहार से वह आदमी दूर जा गिरा। उतरते ही काव्या ने जिसकी पीठ पर पैर रखा था उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। अब सिर्फ 2 बचे थे। वे डर गए थे। बारिश में नाचते हुए काव्या इंसान नहीं बल्कि एक आपदा लग रही थी। यह शैतान है। बचे हुए 2 लोगों ने चिल्लाते हुए दौड़ लगाई, लेकिन वे काव्या का मुकाबला नहीं कर सके। काव्या ने उनके हमलों के प्रवाह को पढ़ा, उन्हें टाला और उनके संवेदनशील बिंदुओं पर वार किया। एक भी अनावश्यक हरकत नहीं थी। 1 मिनट से भी कम समय में 5 शीर्ष लड़ाके बारिश के कीचड़ में पड़े थे। मल्होत्रा पीछे हट गया। वह कांप रहा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मत आना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। यहां 30 करोड़ हैं, ये सब ले लो। इससे तुम जिंदगी भर ऐश कर सकती हो। मल्होत्रा ने बैग खोलकर नोटों के बंडल काव्या के सामने बिखेर दिए। बारिश से भीगे 500 रुपये के नोट पत्तों की तरह जमीन पर फैल गए। काव्या नोटों के ऊपर से गुजर गई। उसकी आंखें सिर्फ मल्होत्रा पर टिकी थीं। पैसे से खरीदे गए लोग आखिरकार पैसे के लिए ही तुम्हें धोखा देते हैं। महेंद्र वर्मा भी और ये लड़ाके भी। प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। मल्होत्रा जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। एक समय के शक्तिशाली बिल्डर का घमंड कहीं नहीं था। काव्या ने मल्होत्रा का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाया। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, मरना तो बहुत आसान होता है। काव्या मल्होत्रा को खींचकर फार्म हाउस के अंदर ले गई और उसे लिविंग रूम के बीच में एक कुर्सी पर रस्सी से कसकर बांध दिया। अब तुमने जो भी पाप किए हैं अपने मुंह से बताओ, पूरा देश देख रहा है। काव्या ने अपना स्मार्टफोन निकालकर लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। यह चांदनी चौक का रक्षक चैनल से जुड़ा हुआ प्रसारण था।
स्क्रीन पर मल्होत्रा का भीगा हुआ दयनीय चेहरा दिखाई देते ही दर्शकों की संख्या में विस्फोट हो गया। चलो बताओ, तुमने किसे रिश्वत दी और कितना गबन किया, और तुमने मेरे पिता के साथ क्या करने की कोशिश की? मल्होत्रा ने कैमरे से बचने के लिए सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे सीधा कर दिया। अगर नहीं बताया तो इस प्रसारण के खत्म होने तक तुम्हारी एक एक उंगली टूट जाएगी। जैसे ही काव्या ने मल्होत्रा की तर्जनी उंगली पकड़कर उसे पीछे की ओर मोड़ने की कोशिश की, मल्होत्रा घबराकर चिल्लाया, बताता हूं, सब बताता हूं। मैंने विधायक को 5 करोड़ दिए, पुलिस कमिश्नर को 3 करोड़ दिए, और विराट कंस्ट्रक्शन मेरे साले की कंपनी है। मल्होत्रा के मुंह से भारत को हिला देने वाले सत्ता के भ्रष्टाचार का सच उगलने लगा। चैट बॉक्स में आश्चर्य और गुस्से की बाढ़ आ गई। यह सिर्फ एक खुलासा नहीं था, यह सड़ी हुई सत्ता की गंदगी को साफ करने का एक ऑपरेशन था। 1 घंटे बाद पुलिस की विशेष टीम फार्म हाउस में घुसी। उन्होंने बंधे हुए मल्होत्रा और फर्श पर पड़े लड़ाकों को देखकर हैरानी जताई। काव्या पहले ही जा चुकी थी, मेज पर बस उसका एक नोट पड़ा था। कचरे की सफाई पूरी हुई। 1 हफ्ते बाद चांदनी चौक, बाजार में उत्सव का माहौल था। मल्होत्रा, महेंद्र वर्मा और भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों की गिरफ्तारी की खबरें बाजार के बड़े टेलीविजन पर चल रही थीं। पुनर्विकास योजना पूरी तरह से रद्द कर दी गई थी और दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक को एक पारंपरिक सांस्कृतिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में नामित करके सहायता देने की घोषणा की थी। किशन लाल जड़ी बूटी भंडार के सामने किशन लाल मुस्कुराते हुए ग्राहकों को काढ़ा दे रहा था। अरे किशन भाई, आपकी बेटी कहाँ है? उसका चेहरा तो दिखाओ, वह हमारे बाजार की हीरो है। ग्राहकों के पूछने पर किशन लाल ने खांसते हुए जवाब दिया, वह लड़की शर्माती बहुत है, कहीं भाग गई होगी, धंधे में मदद भी नहीं करती। लेकिन उसकी आवाज में अपनी बेटी के लिए गर्व भरा हुआ था। काव्या जड़ी बूटियों की दुकान की छत पर बैठी थी। शरद ऋतु की ठंडी हवा उसके बालों को बिखेर रही थी। वह नीचे से आती लोगों की हंसी, जड़ी बूटियां काटने की आवाज और मोल भाव की आवाजें सुन रही थीं। यह जीवन की आवाज थी, वह सामान्य जीवन जिसे उसने बचाया था। सेवा समाप्ति की रिपोर्ट करती हूं। काव्या ने हवा में धीरे से सलामी दी। यह एक असली विदाई सलामी थी जो वह सेना छोड़ते समय भी नहीं दे पाई थी। अब वह न तो सैनिक थी, न पैरा एसएफ की सदस्य, न ही बदला लेने वाली। वह छत के किनारे बैठकर बाजार की गलियों को देख रही थी। दूर से उसके पिता की आवाज आई, काव्या दोपहर का खाना खा ले, छोले भटूरे मंगवाए हैं। काव्या के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसका ठंडा जमा हुआ चेहरा वसंत की बर्फ की तरह पिघल गया। हाँ, आ रही हूं। उसने छत का दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। जड़ी बूटियों की खुशबू ने उसे घेर लिया। चांदनी चौक की शेरनी अब सबसे मजबूत रक्षक बनकर अपने पिता और पड़ोसियों के पास लौट आई थी।